नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो 23 सितंबर शिफ्ट 2 हुआ था उसका जो मैथ का क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोला गया कि द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो जब भी इस तरह का दिया रहेगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो वैल्यू दिया रहता है इसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का अपोजिट साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो देखिए ये क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा थे, तो उसके साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए ए क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब क्या है, कोसेक का थीटा, कोसेक का थीटा माइनस बी का मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। और क्या जानते हैं हम लोग, कोसेक का थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला वैल्यू होता है वो होता है 1, क्योंकि ये फॉर्मूला है। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1। ऊपर क्या आएगा, ऊपर हम लोगों ने किस से मल्टीप्लाई किया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, कॉट थीटा से। तो ऊपर आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ए वाला का इसका ए वैल्यू आया। माइनस क्या है, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा मतलब क्या, कोसेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा। देखिए प्लस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉट थीटा। तो ये वाला होगा राइट आंसर। कौन सा हो रहा है ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए क्या था यहाँ पर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा था। तो इसका जो अपोजिट वैल्यू साइन था, इस ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई किया। इससे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया। नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ए माइनस बी का मतलब क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इसका जगह क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का क्या मान लिया हम लोगों ने, कोसेक थीटा। कोसेक इसका थीटा, बी मतलब क्या था, कॉट थीटा। तो कॉट इसका थीटा। तो एक फॉर्मूला है जो कोसेक इसका थीटा माइनस कॉट इसका थीटा क्या होता है, 1। तो इसका मतलब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1। ऊपर क्या होगा, 1 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। माइनस देखिए 1 अपॉन साइन थीटा का जो मतलब है ये क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा कट जाएगा, रहेगा क्या, प्लस कॉट थीटा। तो राइट आंसर आ रहा है चौथा वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला दिया कि द मार्क प्राइस ऑफ ए बेडशीट इज रुपीज 500 एट द टाइम ऑफ इट्स सेल। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% आर अवेलेबल। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेडशीट। तो मार्क प्राइस दिया है एक बेडशीट का, क्या दिया है 500। लेकिन क्या बोला गया, बेचने के टाइम दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, कितना परसेंट, पहले 10% दिया गया। 10% का मतलब क्या है, 10% का जो वैल्यू मतलब होता है ए मतलब 1/10। इसका मतलब 10 का चीज किसने बेचा गया, 9 में बेचा गया। तो 9 में बेचा गया 10 का चीज। और कितना डिस्काउंट दिया, 5%। तो 5% का मीनिंग क्या है, 1/20। इसका मतलब 20 का चीजों में 1 रुपीज डिस्काउंट दिया गया, तो 20 का चीज 19 में बेचा गया। तो ऊपर क्या रहेगा 19, नीचे 20। आप काट दीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट जाएगा। नीचे क्या बच रहा है 2, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 9 इंटू 9 19 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 9 जा 81, 8 कैरी कर जाएगा, 9 1 जा 9 प्लस 8 171 इंटू 5। नीचे क्या आ रहा है 2। देखिए 171 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 कैरी कर जाएगा, 5 1 जा 5 प्लस 3 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4, 2 2 जा 4, 15 7 2 जा 14 ऑन रहेगा, पॉइंट के बाद 5, 4 2 7 5 आएगा। राइट आंसर दूसरा वाला हो रहा है राइट आंसर।
चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में बोला गया कि द गिवन पाई चार्ट shows the percentage distribution of the expenditure included in the publishing books। तो दिया है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ये वाला दिया है बाइंडिंग का 23, पेपर कॉस्ट है इतना। तो ऐसे बोला गया कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन बाइंडिंग। सेंट्रल एंगल निकलना है, तो कैसे निकलोगे, जब भी देखो इस तरह का सर्कल में एक दिया रहता है, इसका मतलब ये पूरा क्या है, परसेंटेज, पूरा परसेंटेज होगा हमेशा 100%, तो 100% होगा पूरा परसेंटेज के हिसाब से। और जो डिग्री होगा पूरा क्या है, एक सर्कल देखिए हमेशा क्या होता है 360 डिग्री, तो ये भी एक सर्कल है, ये पूरा सर्कल क्या होगा 360 डिग्री, तो 100% का मतलब क्या है 360 डिग्री। लेकिन हम लोगों को 100% निकालना नहीं, क्या निकालना है, निकालना है सेंट्रल एंगल चाहिए किसका, बाइंडिंग का। बाइंडिंग का वैल्यू क्या है 23%, तो बाइंडिंग का वैल्यू अगर 23% है, इसका डिग्री में ले जाएंगे तो क्या होगा देखिए, 100% का वैल्यू 360 होगा, तो 1% का वैल्यू क्या होगा 360 अपॉन 23 का 100%, 23% का वैल्यू क्या होगा इंटू 23। देखिए 100% का वैल्यू अगर 360 डिग्री होगा, तो 1% का वैल्यू क्या होगा 360 अपॉन, ये करेंगे तो क्या आएगा, जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 36 से 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 23 क्या होगा, 3 6 18, 6 2 क्या होगा 12, वन करेगा जा 138, फिर 3 से 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 69, 69 13 क्या होगा देखिए 9 + 3 20, 12 6 9 1 7 8, 828 अपॉन 10। तो 10 के लिए क्या होगा, एक घर पहले पॉइंट बढ़ जाएगा। राइट आंसर कौन सा आ रहा है 82.8, लेकिन दूसरा ऑप्शन राइट हो रहा है। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं क्या करना है। तो देखिए इस तरह का पाई चार्ट दिया है, और दिया रहेगा आप लोगों को, क्या बोलेगा कि बाइंडिंग में 23, पेपर कॉस्ट में 25% खर्चा रहे, रॉयल्टी में 15%, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में इतना, प्रिंटिंग में इतना। तो सेंट्रल एंगल क्या है, तो जब भी देखिए एंगल निकालने के लिए बोलेगा, तब क्या करोगे आप, पूरा जो सर्कल होता है इसका हम लोग 100% होगा, देखिए पूरा सम करके 100% होगा, 100% इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री, सर्कल हमेशा क्या होता है, एक राउंड जब घूमेगा तो वो 360 डिग्री कंप्लीट करेगा, तो इसलिए 360 डिग्री हो रहा है। तो लेकिन हम लोगों को निकलना क्या है, बाइंडिंग का एंगल। तो बाइंडिंग का परसेंटेज क्या दिया हुआ है 23%, इसलिए हम लोगों ने 23% निकल दिया। तो 100% का वैल्यू अगर 360 डिग्री होता है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा 360 अपॉन 100 होगा, 360 अपॉन 100। तो 23 का इसी तरह 23% का वैल्यू क्या होगा 360 अपॉन 100 इंटू 23, सिंप्लीफाई करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। बोला गया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू। देखिए a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा, a प्लस बी क्या होगा, लेफ्ट साइड में अगर c प्लस में है तो राइट साइड में ले जाएंगे क्या होगा माइनस सी, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला का क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। राइट साइड में स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा प्लस, सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ रहा है हम लोगों का, पहले वाला ऑप्शन राइट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 8 इयर्स इन 3/5 ऑफ द सम, द रेट ऑफ द इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में देखिए सम हमेशा क्या होता है, पी होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है आई होता है, तो फॉर्मूला क्या है हम लोग जानते हैं, आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। आई का मीनिंग क्या है इंटरेस्ट, पी का मीनिंग क्या है प्रिंसिपल, आर का मीनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी का मतलब क्या है टाइम। बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 8 ईयर इज 3/5 ऑफ द सम। सम अगर पी है तो इंटरेस्ट क्या होगा, बोला कि 3/5 ऑफ द सम मतलब पी इक्वल टू पी, तो पी सेम रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा, तो आर हम लोगों को निकालना है। टाइम क्या दिया है
बोला गया कि फॉर 8 ईयर्स, तो टाइम 8 होगा, नीचे क्या होगा 100। देखिए दोनों तरफ पी पी कट जा रहा है, 8 को काटेंगे 4 से, 4 टू जा 8, 425, 100 होगा। 5 से काटेंगे तो 5, इसका मतलब क्या आ रहा है, देखिए 3 into 5 क्या हो रहा है 15 इक्वल टू 2R। तो 15 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 7 into ½ %। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रहा है 7 into ½ %। दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो रहा है। तो क्या किया हम लोगों ने, देखिए फॉर्मूला क्या था, I इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। क्या बोला गया, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 8 ईयर्स इज 3/5 ऑफ द सम। सम अगर पी है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 3/5 इंटू पी हो गया। पी निक पी तो पी सेम ही रहेगा, आर निकालना है हम लोगों को। टाइम क्या दिया है, बोला गया कि 8 ईयर्स के लिए, तो टाइम 8 होगा। काटेंगे तो 4 से काट रहा है तो 2, 4 टू जा 8, 425 जा 100। फिर देखिए नीचे 5 into 5 क्या होगा, 5 5 जा 25, नीचे 5 बच रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 5 क्या आ रहा है 15, ऊपर क्या बच रहा है 2R इक्वल टू 2R। तो 2 अगर मल्टीप्लाई है तो ले जाएंगे तो क्या होगा डिवाइड होगा, R इक्वल टू 15/2 आ रहा है। 15/2 का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 into ½ होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रहा है 7 into ½ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग बार चार्ट शोज द ईयर वाइज परसेंटेज हाइक इन द फ्यूल प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर। देखिए बोला कि हर बार क्या हुआ, प्राइस राइज हुआ फ्यूल का। 2015 में कितना प्राइस राइज हुआ, देखिए 8%, 2016 में 10.5%, 2017 में 6% बढ़ गया प्राइस, 2018 में 7%, 2019 में 8%, 2020 में 10% बढ़ गया प्राइस, 2021 में 11%। हर साल प्राइस क्या है 12, किसी साल में ऐसा नहीं है प्राइस घटा नहीं घटा। तो बोला क्वेश्चन चाह रहा है क्या आंसर, इन हाउ मेनी ईयर्स डिड द फ्यूल प्राइस नॉट राइज। बोला गया कि कितना ईयर में फ्यूल प्राइस राइज नहीं हुआ। क्वेश्चन में अगर दिया ही है हर साल प्राइस बढ़ गया, आंसर में चाह रहा है इतना, इसका मतलब कोई किसी भी ऐसा साल नहीं है जिसमें फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, जीरो, पहला वाला ऑप्शन। क्यों जीरो हो रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोल ही दिया कि हर साल प्राइस इंक्रीज हो रहा है। 2015 में 8% बढ़ रहा है ऑयल का प्राइस, 2016 में 10.5% बढ़ रहा है, 2017 में 6% बढ़ रहा है, इसी तरह हर साल बढ़ रहा है। तो किसी भी ऐसा साल नहीं हो रहा है जिसमें प्राइस घट रहा है फ्यूल का, तो राइट आंसर क्या होगा, जीरो होगा। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। Three pipes PQR together take 4 hours to fill a tank. All the three pipes were opened on the same time. After 3 hours, P was closed and Q and R filled the remaining tank in 2 hours. How many hours will P alone take to fill the tank? देखिए क्या बोला गया, P प्लस Q प्लस R तीनों एक साथ एक टैंक को भर रहा है, कितने में 4 आवर में भर रहा है एक टैंक को, 4 आवर में। तो हम लोग मान लेते हैं 4 आवर में इन्होंने टैंक का कैपेसिटी क्या है 4 लीटर। इसका मतलब 4 घंटे में अगर 4 लीटर पानी भर रहा है तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 1 लीटर पानी भरेगा। इसका मतलब क्या आ रहा है, पी क्यू आर तीनों का एक साथ एफिशिएंसी क्या आ रहा है, तीनों का एक साथ एफिशिएंसी आ रहा है 1। पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों का एक साथ एफिशिएंसी 1 आ रहा है हम लोगों का। तो बोला गया कि ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन एट द सेम टाइम आफ्टर 3 आवर्स। देखिए 3 घंटे बाद क्या हुआ, पी वाज क्लोज्ड। इसका मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर क्या कर रहा है, 3 घंटा काम कर रहा है। 1 घंटे में अगर 1 लीटर पानी भरता है तो 3 घंटे में कितना पानी करेगा, 3 लीटर पानी भरेगा। तीनों मिलकर 3 लीटर पानी भरेगा तो पानी बच रहा है कितना, खाली टैंक खाली रहेगा 1 लीटर का टैंक खाली रहेगा। अब एक क्या किया, पी को क्लोज कर दिया, बट क्या हुआ देखिए क्यू एन आर फिल द रिमेनिंग टैंक। क्यू एन आर क्या भर रहा है, रिमेनिंग टैंक। इसका मतलब जो 1 लीटर बचा हुआ है इसको क्यू एन आर ने भर रहा है, कितने में, टैंक इन 2 आवर। देखिए 2 घंटे में क्यू एन आर 1 लीटर पानी भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, ½ लीटर। इसका मतलब क्यू एन आर का एक साथ एफिशिएंसी क्या आ रहा है, ½ लीटर। इसका मतलब ये दोनों को अगर एक साथ चला देंगे तो 1 घंटे में ये दोनों ½ लीटर पानी भरेगा।
अब क्या बोल रहा है देखिए, हाउ मेनी आवर्स विल पी अलोन टेक टू फिल द टैंक। पी अकेले में पूरा टैंक में भरने में कितना टाइम लेगा। देखिए क्यू एन आर का एफिशिएंसी क्या आ रहा है, आप आ रहा है, तीनों मिल के एक साथ एफिशिएंसी क्या आ रहा है 1। तो देखिए पी का एफिशिएंसी क्या बचेगा, तो 1 माइनस हाफ। तो पी का एफिशिएंसी आ रहा है हाफ, हाफ आ रहा है पी का एफिशिएंसी। टोटल पानी कितना है टैंक में, 4 लीटर। 4 लीटर पानी भरना पड़ेगा पी को अकेले में। बोला इसी से आ रहा है देखिए, हाउ मेनी आवर्स विल पी अलोन टेक टू फिल द टैंक। 4 लीटर पानी अगर पी अकेले में भरेगा, इनका एफिशिएंसी अगर हाफ होगा तो हाफ से क्या होगा, डिवाइड होगा 4, 2 ऊपर चला जाएगा 2 होगा। कितना घंटा टाइम लगेगा, देखिए पी को अकेले में 8 घंटा टाइम लगेगा टैंक को भरने में। तो आंसर कौन सा आ रहा है, पहला वाला ऑप्शन। चलिए फिर से एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे हुआ ये वाला सॉल्व। क्वेश्चन में बोला कि 3 पाइप्स पी क्यू आर, तीनों पाइप है एक साथ चल रहा है, एक 4 आवर 4 घंटा चल रहा है टू फिल ए टैंक, 4 घंटे में एक टैंक को फिल करते हैं। ऑल द 3 पाइप्स वर ओपन एट द सेम टाइम, तीनों पाइप को एक साथ भरा चालू किया गया। आफ्टर 3 आवर्स 3 घंटे बाद पी को क्या किया, क्लोज किया गया। देखिए तीनों 4 घंटे में एक पाइप को फिल करते हैं, तो हम लोग क्या मान लिया कि टैंक का कैपेसिटी क्या है 4 लीटर। तो 4 घंटे में 4 लीटर पानी को भरते हैं, तो 1 घंटे में कितना पानी को भरेगा 1 लीटर। तो तीनों का एफिशिएंसी क्या आ रहा है 1 यूनिट। कैसे आ रहा है देखिए, 1 घंटे में 1 आवर में और 1 मिनट 1 सेकंड में जो काम एक साथ करेगा वही होगा एफिशिएंसी। तो तीनों का एफिशिएंसी आ रहा है 1। तो देखिए तीनों का एफिशिएंसी 1, तीनों अगर एक साथ 3 घंटा चलेगा तो कितना पानी भरेगा 3 लीटर पानी भरेगा। लेकिन पानी भरना कितना है 4 लीटर, 3 लीटर भर दिया तो बचेगा कितना 1 लीटर। ये 1 लीटर पानी बच रहा है। उसके बाद क्या किया, पी को देखिए क्लोज कर दिया गया। बोला गया कि पी वॉज क्लोज, पी को क्लोज कर दिया। बोला कि एंड क्यू एन आर फिल द रिमेनिंग टैंक। इसका मतलब जो 1 लीटर पानी बचा हुआ है इसको क्यू एन आर एक साथ कितने में भरेगा, 2 आवर में भर रहा है। देखिए 2 घंटे में 1 लीटर पानी को भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा हाफ लीटर। इसलिए इसका मतलब क्या आ रहा है, क्यू एन आर का एक साथ एफिशिएंसी क्या आ रहा है हाफ। तो तीनों को एक साथ एफिशिएंसी क्या था 1 यूनिट था। क्यू एन आर का एफिशिएंसी क्या आ रहा है हाफ, तो पी का एफिशिएंसी क्या आएगा 1 माइनस और माइनस हाफ। पी का एफिशिएंसी आ रहा है हाफ। तो टोटल टैंक का कैपेसिटी क्या था 4 लीटर। 4 लीटर को पी को अकेले भरना पड़ेगा, ये आंसर चाहे 4 लीटर पानी को पी का हाफ एफिशिएंसी भरे में भरेगा तो इनको कितना टाइम लगेगा 4 इंटू 2, क्योंकि हाफ से डिवाइड होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा 8 आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि ए मैंगो जूस इज मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड मैंगो कॉन्सेंट्रेट इन द रेशियो 9:7। इफ x लीटर ऑफ वाटर एंड 3x लीटर ऑफ मैंगो कॉन्सेंट्रेट is mixed in 160 liter of mango juice, then the new ratio becomes 13:14. What is the quantity of the new mango juice? देखिए क्या बोला गया, मैंगो जूस है जिनका वाटर और मैंगो का रेशियो क्या है 9:7। वाटर और मैंगो का जो रेशियो है ये है 9:7। उसमें क्या किया देखिए, एक x लीटर ऑफ वाटर या 3x लीटर ऑफ मैंगो कॉन्सेंट्रेट इज मिक्सड इन 160 लीटर ऑफ मैंगो जूस। तो मैंगो जूस कितना था एक कैन में, देखिए 160 लीटर ऑफ मैंगो जूस था। उसमें वाटर और मैंगो का रेशियो क्या था 9:7। तो इसका मतलब देखिए 9:7, 9 + 7 करेंगे तो क्या आएगा 16। 16 यूनिट का वैल्यू क्या दिया था 160 दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 10। इसका मतलब 7 यूनिट, 7 यूनिट क्या है मिल्क, 7 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 7 इंटू 10 70। और 9 यूनिट का अगर वैल्यू निकलेंगे वाटर, तो वाटर 9 इंटू 10 क्या होगा 9। इसका मतलब क्या होगा देखिए, मिल्क कितना था 70 लीटर, वाटर कितना था 90 लीटर। उसके बाद क्या किया देखिए, x लीटर ऑफ वाटर एंड 3x लीटर ऑफ मैंगो कॉन्सेंट्रेट इज मिक्सड इन 160 लीटर ऑफ मैंगो। पहले से क्या था 160 लीटर ऑफ मैंगो जूस था, इसमें x लीटर वाटर डाला गया, फिर 3x लीटर मैंगो मैंगो जूस डाला गया। तो x लीटर वाटर डाला गया तो ऊपर क्या होगा x, नीचे क्या होगा 3x। इसमें
3x लीटर मैंगो डाला गया। उसके बाद देखिए रेशियो क्या हुआ, देन द न्यू रेशियो बिकम 13:14 ये हुआ। तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द न्यू मैंगो जूस, तो पहले हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे, देखिए क्या होगा, 9 जीरो तो होगा, 9 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 136, 126 होगा, प्लस 14x इक्वल टू क्या होगा, 70 से 13 को माइनस करेंगे तो जीरो होगा, 910 प्लस सॉरी 9x 14x इस साइड 39 से 14 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 525x, 1260 से 910 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5350, x इक्वल टू क्या आ रहा है, 14 लीटर, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 14। तो इसका मतलब देखिए क्वांटिटी ऑफ द न्यू मैंगो जूस क्या होगा, पहले कितना था, 160 लीटर था, उसके बाद क्या डाला गया, x लीटर वाटर, 3x लीटर मैंगो। तो न्यू मैंगो जूस में क्वांटिटी क्या होगा, 160 प्लस x प्लस 3x, तो 160 प्लस x प्लस 3x सम करेंगे तो क्या होगा, 4x, 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, 14, तो 160 प्लस 4 14 जा 56, हमको करोगे तो क्या आएगा, 6 5 6 5 प्लस 6 11 1 प्लस 1 216 लीटर आ जाएगा आंसर। तो न्यू मैंगो जूस में कितना है क्वांटिटी, 216 लीटर। तो चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए मैंगो जूस इज मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड मैंगो कॉन्सेंट्रेट, वाटर था और मैंगो था, किस रेशियो में, 9:7 रेशियो में थे। इफ x लीटर ऑफ वाटर एंड 3x लीटर ऑफ मैंगो कॉन्सेंट्रेट इज मिक्सड इन 160 लीटर ऑफ मैंगो जूस, तो मैंगो जूस पहले से कितना था, 160 लीटर था, 160 लीटर, इसमें क्या डाला गया, x लीटर वाटर, 3x लीटर मिल्क डाला गया। तो 9:7 रेशियो में था मिल्क एंड वाटर, तो टोटल क्या है, 9 प्लस 7 16, 16 यूनिट का वैल्यू क्या है, 160, 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 10, तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 7 इंटू 10 70, 9 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 9 इंटू 10 90। तो इसका मतलब मिल्क कितना था, 70 लीटर, वाटर कितना था, 90 लीटर। इस केयर में देखिए आप क्या डाला गया, 1 लीटर वाटर डाला गया और 3 लीटर मिल्क डाला गया, तो ऊपर वाटर के साथ 1 लीटर सम होगा, मिल्क के साथ 3 लीटर, ये करने के बाद मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या आ रहा है, 13:14, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू 14। तो बोला निकलना क्या है हम लोग को, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ न्यू मैंगो जूस, मैंगो जूस का जो नया क्वांटिटी है क्या होगा, पहले से क्वांटिटी कितना था, 160 लीटर ये रहेगा, प्लस एक्स प्लस 3 लीटर डाला गया, तो एक्स प्लस 3x क्या आ रहा है, 4x, तो इसका वैल्यू 14 निकल दिया हम लोगों ने, 4 इंटू 14 56, 160 प्लस 56 को सम करेंगे तो क्या आएगा, 216, राइट आंसर क्या आ रहा है, 216। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 शेयर एंड 6 टेबल टुगेदर कॉस्ट 5140, क्या है, 10 शेयर प्लस 6 टेबल कॉस्ट क्या है, 5140, 3 शेयर प्लस 2 टेबल, 3 शेयर प्लस 2 टेबल का टुगेदर कॉस्ट क्या है, 1635, द कॉस्ट ऑफ ऑन शेयर एंड ऑन टेबल, ऑन शेयर एंड ऑन टेबल का कॉस्ट क्या है, तो इसको देखिए सॉल्व करने करके निकालना पड़ेगा। इसमें क्या है, 2 टेबल है, इसमें 6 टेबल है, तो एक को इक्वल करते हैं, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करोगे 3 जा 9 शेयर प्लस 3 इंटू 2 6 टेबल इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 5 जा 15, 1 कैरी कर जाएगा, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 0, 10 3 6 8 3 16 क्या होगा, 48 प्लस 1 49, माइनस करोगे तो क्या होगा, देखिए 6 टेबल क्या होगा, काट जाएगा, 10 शेयर से
9 से को माइनस करोगे तो कितना ऑन शेयर का वैल्यू आ जाएगा? सॉरी, तो 5140 से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? देखिए 235, तो ऑन शेयर का कॉस्ट क्या रहा है? 235। तो इसी तरह देखिए 10 टेबल का भी कॉस्ट निकालना पड़ेगा हम लोगों को। टेबल क्या दिए है? 10 शेयर प्लस 6, टेबल का कॉस्ट 5140 था, तो इससे निकाल लेंगे। देखिए ऑन शेयर का वैल्यू अगर 235 है, 10 शेयर का वैल्यू क्या होगा? 2350 प्लस 6 टेबल इक्वल टू क्या होगा? 5140। तो 6 टेबल, इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 6 से डिवाइड करोगे 465। इसका मतलब देखिए ऑन शेयर का कॉस्ट क्या रहा है? 235, ऑन टेबल का 465। तो ऑन शेयर प्लस ऑन टेबल का कॉस्ट क्या आएगा? 235 प्लस 465। सम करोगे 5 5 जा 10, 6 3 जा 9, 10 होगा, 4 प्लस 2 6, 700। राइट आंसर कौन सा आएगा? चौथा वाला ऑप्शन। तो कैसे हुआ देखिए, पहले क्या दिया था? 10 शेयर प्लस 6 टेबल का कॉस्ट दिया थे 5140, और क्या दिया है? 3 शेयर प्लस 2 टेबल। तो हम लोगों ने क्या किया? टेबल टेबल इक्वल किया। करने के लिए क्या किया? इसको देखिए 2 टेबल है, इसमें 6 टेबल है, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 शेयर से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 शेयर हुआ। 2 टेबल को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? 6 टेबल इक्वल टू 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आया। माइनस किया, 6 टेबल से 6 टेबल कट गया। 10 शेयर 10 शेयर से 9 शेयर को माइनस किया तो क्या आया? 1 शेयर। इसमें माइनस किया तो 235 आया। इसका मतलब 1 शेयर का कॉस्ट क्या आया? 235। तो शेयर का कॉस्ट इसमें बेटा क्या देखिए, हम लोगों ने टेबल का कॉस्ट निकाल दिया। तो 1 शेयर का वैल्यू अगर 235 होगा तो 10 शेयर का कॉस्ट क्या होगा? 2350 आएगा, प्लस 6 टेबल इक्वल टू 5140 आएगा। तो टेबल का कॉस्ट क्या आया? 465। 1 शेयर प्लस 1 टेबल का कॉस्ट क्या होगा? 235 प्लस 465। सम करोगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4916। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकलेंगे? देखिए जो अंदर वाला नंबर दिया है, इससे बाहर वाला नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अंदर में क्या दिया है? 9 इंटू 16, बाहर क्या होगा? 4 इंटू एक्स। 4 से काटोगे 4 4 जा 16, तो क्या होगा? एक्स इक्वल टू 4 9 जा 36। 36 आ रहा है राइट आंसर। अब क्या बोला देखिए क्वेश्चन में, इफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन द ट्रायंगल विल बी। देखिए जब भी कोई भी ट्रायंगल का मीडियन क्या होगा, जो कि वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है दूसरा साइड में, इसको मीडियन बोला जाता है। तो हम जब तीनों मीडियन इक्वल होगा तब वो ट्रायंगल हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। पहले वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? स्टडी द बिलो टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। डेज ऑफ द वीक में क्या है? मंडे टू संडे दिया है। डिस्टेंस जॉग, एक व्यक्ति क्या कर रहा है? जॉगिंग कर रहा है हर रोज। मंडे में 6 किमी गया, ट्यूसडे में 5.5, वेडनेसडे भी इतना गया। इसमें बोला गया कि 300 कैलोरीज आर बर्न बाय जॉगिंग 6 किलोमीटर। 30 किलोमीटर जॉगिंग करने से इसको कितना कैलोरी बर्न हो रहा है? 300 कैलोरी बर्न हो रहा है। तो देन हाउ मेनी कैलोरीज वर बर्न इन द गिवन वीक। इनको कितना कैलोरी बर्न हुआ है ये निकालना है एक वीक में। तो गिवन वीक दिया है, गिवन वीक में टोटल कितना इन्होंने डिस्टेंस कवर किया ये हम लोगों को निकलना है। निकलने क्या करेंगे? इसको सम करेंगे। तो देखिए 6 प्लस 5 क्या होगा? 11। 11 प्लस 5 क्या होगा? 16। 16 प्लस 7 क्या होगा? 23। 23 प्लस 5 क्या होगा? 28। 28 प्लस 3 क्या होगा? 31। 31 प्लस 7 क्या होगा? 38। 38 प्लस 0.5, 0.5 देखिए 139। यहाँ पर भी 1 होगा, 40 आएगा। इसका मतलब टोटल उन्होंने कितना किलोमीटर कवर किया? 40 किलोमीटर कवर किया। देखिए 6 किलोमीटर का वैल्यू अगर 300 जाने में 300 कैलोरी उन्होंने बर्न कर रहा है, तो 40 किलोमीटर पूरा वीक में अगर उन्होंने जॉगिंग किया तो कितना कैलोरी बर्न होगा?
1 किलोमीटर का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो 1 किलोमीटर क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, 50 कैलोरी। यानी 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में इन्होंने 50 कैलोरी बर्न करेगा। तो 40 किलोमीटर बर्न डिस्टेंस कवर करने में इन्होंने कितना करेगा, इंटू 40 होगा। तो लेफ्ट साइड में अगर इंटू 40 होगा, राइट साइड में भी मल्टीप्लाई 40 होगा। तो 50 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 जीरो होगा। 4 इंटू 5 क्या होगा, 20। इसका मतलब उन्होंने कितना कैलोरी बर्न किया, 2000 कैलोरी बर्न किया। तो राइट आंसर कौन सा आ रहा है, चौथा वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ई cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 देन sin a प्लस sin टू द पावर 4a इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए क्या दिया है हम लोगों को, cos a प्लस cos स्क्वायर a दिया है इक्वल टू 1। हम लोग देखिए फॉर्मूला जानते हैं, क्या है फॉर्मूला, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो देखते हैं, cos a को लेफ्ट साइड में रखते हैं, cos स्क्वायर a को क्या करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर a होगा। तो देखिए cos a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर a को अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह क्या होगा, sin स्क्वायर a। तो cos a इक्वल टू क्या आ रहा है, sin स्क्वायर a आ रहा है। हम लोग को निकालना क्या है, sin स्क्वायर a प्लस sin टू द पावर 4a। चलो इसको लिख लेते हैं, sin स्क्वायर a प्लस sin टू द पावर 4a। sin स्क्वायर a को sin स्क्वायर a रख देते हैं, प्लस sin टू द पावर 4 को क्या लिखेंगे, देखिए sin स्क्वायर a ऊपर स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर अगर पावर रहेगा तो दोनों पावर क्या होगा, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर ऊपर और इसका लिख सकते हैं। तो sin स्क्वायर a को इसके लेने दीजिए, प्लस sin स्क्वायर a हम लोग निकल दिया क्या है, इसका जगह हम लोग cos a बैठ सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो cos a लिख सकते हैं, इसका पावर स्क्वायर है तो क्या होगा, cos स्क्वायर a। तो देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू 1 दिया है तो 1 होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, चौथा वाला ऑप्शन, क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, हम लोगों को 1 है। तो देख चलिए कैसे निकलिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। हम लोग जानते क्या है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, cos a को लेफ्ट साइड में रख दिया, cos स्क्वायर a को राइट साइड में ले गया। राइट साइड में क्या हुआ, 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो इस फॉर्मूला से देखिए, अगर 1 माइनस cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, sin स्क्वायर a होगा। तो इसलिए हम लोग sin स्क्वायर a लिख दिया, इसको आप छोड़ दिया। क्या निकलना क्या है हम लोगों को, sin स्क्वायर a प्लस साइन टू द पावर 4a का वैल्यू। तो ये लिख दिया, साइन स्क्वायर a को ऐसे ही छोड़ दिया, साइन टू द पावर 4a को कैसे लिखा, साइन स्क्वायर a बाहर स्क्वायर कर दिया। क्यों कर दिया, देखिए a के पावर m, अगर ब्रैकेट के पावर m n रहेगा तो a के पावर m n होता है। हमेशा ब्रैकेट के पावर क्या होता है, बाहर अगर पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है वो पावर। तो साइन स्क्वायर a का हम लोग क्या, ए वैल्यू cos a है, तो cos a का स्क्वायर होगा होगा तो ये cos स्क्वायर a होगा। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a आ गया तो इसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो आंसर क्या आया, 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, x a b and x c d are two seconds of a circle if x equal to 18 semi, a b equal to 22 semi, x c equal to 24 semi, then find the value of x t। देखिए एक सर्कल है, चलिए इसको सर्कल ही मान लो क्योंकि ड्राइंग सही से नहीं होगा इसमें। एक्स ए बी, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। क्या दिया है, एक्स ए इक्वल टू 18 सेमी, ए बी इक्वल टू 22 सेमी, एक्स सी इक्वल टू 24 सेमी। निकलना क्या है, एक्स डी। इसका देखिए एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से बैठा दोगे तो हो जाएगा, छोटा वाला का मल्टीप्लाई एक्स है इंटू बड़ा वाला का मल्टीप्लाई एक्स बी।
मल्टीप्लाई को हम लोग पॉइंट में लिख देते हैं, क्योंकि देखिए एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, इक्वल हो जा रहा है। एक्स से इंटू एक्स भी इक्वल टू क्या होगा, एक्स सी इंटू एक्स डी। छोटा वाला इंटू बड़ा वाला इक्वल टू, देखिए छोटा वाला इंटू बड़ा वाला। बड़ा वाला क्या है, एक्स बी, छोटा वाला क्या है, एक्स। तो एक्स का वैल्यू बेटा देते हैं, एक्स से मतलब 18, एक्स बी का मतलब क्या है, पूरा साम होगा एक्स बी। तो 18 प्लस 22 क्या होगा, 40 आएगा। साम करेंगे तो 40 होगा। एक्स सी क्या है, 24। एक्स डी निकालना है हम लोगों को, एक्स डी निकालना है। चलो इसमें पॉइंट लिख देते हैं। देखिए आप काट देते हैं, 6 से काटेंगे 3 6 जार 18, 6 से काटेंगे 4 6 जार 24, 4 से काटोगे तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है, 3 इंटू 10 30 इक्वल टू क्या है, एक्स डी आ रहा है। एक्स डी तो वैल्यू क्या निकालना है हम लोग को, एक्स डी निकालना है। तो एक्स डी क्या आया, 30। राइट आंसर कौन सा आ रहा है, 3। इसमें सिर्फ ए वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, छोटा वाला इंटू बड़ा वाला इक्वल टू छोटा वाला एक्स सी इंटू बड़ा वाला एक्स डी। ये बैठा दोगे तो ए राइट आंसर आ जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए वाला। ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, देखिए बहुत मसलूम लगाना पड़ेगा, पहले भाग करना पड़ेगा। 9 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा, 12। 18 से 12 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 6। 25 से 6 को माइनस करोगे तो 19 आएगा आंसर, चौथा वाला ऑप्शन। इसको देखना है, इसमें क्या दिया है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन पब्लिशिंग ए बुक। Study the pie chart and answer the question that follows. Pie chart shows the percentage distribution of the expenditure input in a publishing book. एक पाई चार्ट दिया है, देखिए इसमें बुक पब्लिशिंग का कॉस्ट दिया है। इसमें प्रिंटिंग में कितना कॉस्ट लगता है, 25%, प्रमोशन में 14%, रॉयल्टी में 15%, पेपर कॉस्ट में 20% लगता है। निकालना क्या है हम लोगों को, बोला गया है इफ द एक्सपेंडिचर ऑन रॉयल्टी इन पब्लिशिंग सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स बी 43,500, then what is the combined expenditure on transportation, binding plus printing। तो देखिए किसमें 43,500 लगते हैं, बोला कि रॉयल्टी में पब्लिशिंग रॉयल्टी 30 नंबर ऑफ बुक्स इन 43,500। रॉयल्टी में इनको क्या चाहिए, 43,500, लेकिन रॉयल्टी में परसेंटेज क्या है, 15%। इसका मतलब 15% का वैल्यू हम लोगों को दिया है कितना, 43,500 दिया है। 1% का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, 15 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, देखिए 15 टू जा 30, क्या होगा 135। 9 इंटू 15 135 होता है, तो 2900। निकलना क्या है हम लोग को, कॉम्बाइंड एक्सपेंडिचर किसका किसका, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कितना है, ट्रांसपोर्टेशन देखिए 10%, ट्रांसपोर्टेशन प्लस क्या, बाइंडिंग प्लस क्या, प्रिंटिंग। इन तीनों का कॉम्बाइंड कॉस्ट निकालना है। ट्रांसपोर्टेशन में 10%, बाइंडिंग में 16%, प्रिंटिंग में कितना है, 25%। इसको सम करो कितना आता है, 5 प्लस 6 11, 1 कैरी कर जाएगा, 2 प्लस 1 3 4 5 51। निकलना क्या है, 51% का वैल्यू। तो 2900 इंटू 51 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखिए 1 इंटू 29 क्या होगा, 29। क्या कैरी कर जाएगा, 2 कैरी कर जाएगा। 5 इंटू 29 क्या होगा, 5 9 जा 45, 4 कैरी कर जाएगा। 5 इंटू 2 10 प्लस 4 145 147 147900। राइट आंसर कौन सा आ रहा है, 147900, तीसरा वाला ऑप्शन आ रहा है राइट आंसर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी इज द क्वाड ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, a line segment DOC originating from a point D on the circumference of the circle in major segment meets AB product produced at C such that BC equal to OD। if angle BCO equal to 30 डिग्री then angle AOD क्या होगा। देखिए एक सर्कल अगर दिया रहता है, इसमें अगर हम लोग कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, जो छोटा पोर्शन रहता है इसको बोलते हैं
माइनस सेगमेंट जो बड़ा पोर्शन रहता है इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो इसी तरह बोला गया कि देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, वो है ए बी, एक कॉर्ड है सर्कल का विथ, एक सर्कल का ए बी एक कॉर्ड है, तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ए बी कॉर्ड। एक लाइन सेगमेंट क्या है, डी ओ सी, इसका मतलब जो लाइन सेगमेंट होगा वो क्या होगा, सर्कल का सेंटर से जाएगा, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट डी। डी मान लीजिए इस इसमें कोई एक जगह होगा डी पॉइंट, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन मेजर सेगमेंट मीट्स, मेजर सेगमेंट में डी होगा। तो माइनस सेगमेंट क्या है, इस ए होगा माइनस सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, मतलब इसमें डी होगा। डी जाएगा किससे, सेंटर से, सर्कल का सेंटर से जाएगा इस तरह। जाके क्या होगा देखिए, मीट्स ऑन द सर्कल ऑफ द सर्कल मेजर सेगमेंट मीट्स ए बी प्रोड्यूस एट सी सच दैट बी सी इक्वल टू डी। देखिए ए बी इस तरह प्रोड्यूस कर रहा है ताकि वो सी पे मिले, बी ओ सी। इसको अगर हम लोग सर्कल का पॉइंट मान ले, सेंटर मान लेते हैं, तो ए ओ होगा, ये सी हुआ। चलिए इसमें थोड़ा हम लोग, अरे चलो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। क्या बोला कि बी सी इक्वल टू ओ डी। तो देखिए ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, ओ डी होगा। देखिए इमेज में सही तरीके नहीं आया, क्योंकि देखिए इसमें अगर सही तरीके करना है तो हम लोग को डायरेक्ट सर्कल ठीक से बना के करना पड़ेगा। तो ओडी देखिए क्या है, कोई भी पॉइंट अगर सर्कल का सेंटर से जाएगा सरकमफ्रेंस में, वो क्या होता है, हमेशा रेडियस होता है। ये देखिए सर्कल का क्या है, सेंटर, इसमें कहा गया डी से गया, तो ओडी क्या होगा, रेडियस होगा सर्कल का, तो ए रेडियस होगा सर्कल का। ओडी अगर रेडियस होगा तो बीसी भी रेडियस होगा, क्योंकि ओडी इक्वल टू बीसी बोला गया, तो बीसी को हम लोग आर मान लेते हैं रेडियस, बीसी को आर मान लेते हैं। तो निकला क्या है, इफ एंगल बी सी ओ 30 डिग्री, एंगल बी सी ओ ए वाला एंगल क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। निकलना है द एंगल ए ओ डी, ए ओ डी, इसमें एक ड्रॉ कर लेते हैं रेडियस। इसमें भी देखो एक रेडियस ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए ए क्या है, सर्कल का रेडियस आ रहा है, ए एंगल क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। ए भी तो देखिए सर्कल का रेडियस बी ओ, क्योंकि ए भी देखिए सेंटर से सर्कल का सरकमफ्रेंस में ज्वाइन किया, तो ए भी रेडियस होगा। देखिए इस आर का ए भी रेडियस होगा, इस आर का सामने का साइड एंगल अगर 30 डिग्री हो रहा है, तो इस आर का सामने भी साइड एंगल का एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा। क्योंकि देखिए ए दोनों क्या है, दोनों साइड बराबर है, इसलिए दोनों एंगल भी बराबर होगा। ए अगर 30 डिग्री होगा तो ए भी 30 डिग्री होगा। तो दोनों क्या आ रहा है, 30 डिग्री 30 डिग्री आ रहा है। और हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला देखिए, कोई भी अगर ट्रायंगल होता है उसका जो एक जी कोई भी एक साइड का अगर हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो क्या होता है, हमेशा दोनों इंटीरियर एंगल का बराबर होता है, इक्वल सम का बराबर होता है। ये अगर 30 डिग्री होता, ये अगर 30 डिग्री होता, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, दोनों का सम का इक्वल होगा। दोनों का सम क्या है, 30 + 30 60 डिग्री, इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसमें देखिए ए क्या है, एंगल बी ओ सी का एक्सटीरियर एंगल क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ओ बी ए, ओ बी ए आ रहा है एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल ओ बी ए क्या होगा, देखिए एंगल ए बी ओ और ए बी ओ बी ए 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों देखिए एक्सटीरियर एंगल। मैं लिख देता हूँ इसमें, 60 डिग्री होगा ए वाला एंगल। तो ए वाला एंगल अगर 60 डिग्री होगा, तो देखिए ए अगर रेडियस है, ए भी तो रेडियस होगा, क्योंकि ए भी देखिए सर्कल का क्या है, सेंटर से ए भी सरकमफ्रेंस में ज्वाइन किया, तो ए भी रेडियस होगा। तो ए अगर 60 डिग्री होगा, ए भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए दोनों क्या है, रेडियस, रेडियस क्या होगा, सर्कल का रेडियस हमेशा इक्वल होगा, तो ए भी 60 डिग्री होगा, ए भी 60 डिग्री होगा। और देखो इसमें एंगल ट्रायंगल ए सी ओ, ट्रायंगल ए सी को ठीक से देखिए, देखिए ट्रायंगल ए सी ओ को
ठीक से देखो, ये क्या कर रहा है, एक एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर रहा है। कहा देखिए, AOD एक एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर रहा है। AOD एक एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर रहा है किसमें, ACO ट्रायंगल का। ACO जो ट्रायंगल है इसका एक एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर रहा है। देखिए CO साइड को अगर एक्सटेंड होगा तो ए वाला OD होगा, क्योंकि देखिए ए DOC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें देखिए ए क्या है, आ रहा है एंगल AOD एक्सटीरियर एंगल आ रहा है। किसका देखिए, किस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ACO का एक्सटीरियर एंगल आ रहा है। इंटीरियर एंगल क्या है, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम का इक्वल होता है। तो इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम क्या है, 60 प्लस 30 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल AOD क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल AOD क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो राइट आंसर कौन सा आ रहा है हम लोगों को, 90 डिग्री आ रहा है। चलिए फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग सर्किल को अच्छे से ड्रॉ करने का कोशिश कर लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं पूरा। इसको पूरा मिटा देते हैं। हम लोग सर्किल ही एक ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किल ही ड्रॉ हो गया, चलो। चलो एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। एक कॉर्ड हुआ, इसमें एक सेंटर मान लेंगे हम लोग। सेंटर मान के देखिए, चलिए कॉर्ड क्या थे, देखिए कॉर्ड थे AB, और जो लाइन सेगमेंट थे वो क्या थे, DO से DOC है लाइन सेगमेंट हम लोग को। दिया क्या है, BC इक्वल टू OD। ये भी इक्वल नहीं हुआ इस बार भी, तो चलिए तो भी हम लोग मान लेते हैं BC इक्वल टू OD। OD क्या है, सर्कल का रेडियस। ए अगर R होगा तो ए भी R होगा। एंगल BCO क्या दिया है, एंगल BCO दिया है 30 डिग्री। BCO 30 डिग्री। तो ए अगर रेडियस है देखिए R है, तो BO क्या है, देखिए BO रेडियस। Q रेडियस है, देखिए इस सर्कल का सेंटर से सरकमफ्रेंस का जो ऊपर जो लाइन सेगमेंट होगा ए हमेशा रेडियस होगा। तो ए क्या होगा, ए भी रेडियस होगा। तो देखिए इसका सामने का एंगल अगर 30 डिग्री है, इस रेडियस का सामने भी एंगल 30 डिग्री होगा, ए वाला भी 30 डिग्री होगा। देखिए दोनों क्या है, दोनों बी दोनों क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, ए वाला क्या आ रहा है, सॉरी दोनों इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, ए वाला क्या आ रहा है, देखिए एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ट्रायंगल का कोई भी साइड को अगर एक्सटेंड कर देंगे, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का क्या होता है, सम का इक्वल होता है। तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल आएगा, ये क्या आएगा, ये 60 डिग्री आएगा, क्योंकि देखिए दोनों ऑपोजिट एंगल का सम 60 डिग्री आ रहा है।
तो ए वाला रेडियस है एंगल बी ओ, तो ए ओ भी रेडियस होगा, क्योंकि ए भी देखिए सर्कल का सेंटर से सर्कमफेरेंस का ऊपर लाइन सेगमेंट है, तो ए भी रेडियस होगा। तो इस आर का सामने का एंगल अगर 60 डिग्री है, तो इस आर का सामने भी एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए दोनों साइड अगर इक्वल होता है तो दोनों एंगल भी बराबर होता है। तो देखिए अब ट्रायंगल ए सी ओ, ट्रायंगल ए सी ओ का एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा है, देखिए एंगल ए ओ डी एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। एंगल एस ट्रायंगल ए सी ओ का जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये बन रहा है ए ओ डी एक्सटीरियर एंगल। तो ए सी ओ का देखिए इंटीरियर एंगल क्या है, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसका इक्वल क्या होगा, ए वाला एंगल इक्वल होगा। तो ए वाला एंगल क्या आएगा, देखिए 60 प्लस 30 डिग्री आएगा। क्यों आया, हम लोगों ने देखा कि अगर स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है कोई भी साइड अगर स्ट्रेट होकर, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम का इक्वल होगा। तो स्ट्रेट एंगल कौन सा फॉर्म कर रहा है, देखिए सीओ का स्ट्रेट होकर ओडी फॉर्म कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल एंगल ए ओ डी। इंटीरियर एंगल कौन सा है, देखिए ए वाला 60 डिग्री, ए वाला 30 डिग्री, तो 60 प्लस 30 तो उनके ए वाला स्टेयर सम का इक्वल होगा ए वाला स्टेयर एंगल। तो राइट आंसर कौन सा आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द मार्क प्राइस ऑफ 55 आइटम was equal to the cost price of 99 items. The selling price of 56 item was equal to mark price of 35 item. Calculate the profit or loss percentage from the sale of each item. मार्क प्राइस क्या है, 55 आइटम का जो मार्क प्राइस है एक किसका इक्वल है, 99 आइटम का कॉस्ट प्राइस का इक्वल है। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आएगा, 99 अपॉन 55, काटोगे तो क्या होगा, 9 9 11 जा 99, 5 11 जा 55। इसका मतलब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आ रहा है ये आ रहा है 9 अपॉन 5। इसी तरह देखिए क्या दिया है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 56 आइटम, 56 आइटम का जो सेलिंग प्राइस है ये किसके इक्वल है, इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ 35 आइटम, 35 आइटम का मार्क प्राइस का इक्वल। तो सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस क्या होगा, 35 अपॉन 56, काटोगे तो क्या आएगा, 7 से 5 7 जा 35, 7 8 जा 56। इसका मतलब क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 अपॉन 8। तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस का रेशियो क्या आ रहा है, 5 अपॉन 8। तो देखिए दोनों में क्या है, मार्क प्राइस है, यहाँ पर मार्क प्राइस क्या है 9, यहाँ पर मार्क प्राइस क्या है 8। तो मार्क प्राइस अगर होगा तो दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर हम लोगों को क्या होगा, मार्क प्राइस इक्वल होगा। तो 8 इंटू 9 क्या होगा, 72। नीचे को क्या होगा, 5 इंटू 80, 8 40 होगा। ऊपर देखिए 5 इंटू 9 45, नीचे देखिए 8 इंटू 9 72। देखिए अब क्या हुआ, मार्क प्राइस इक्वल हुआ, कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस आ, देखिए कॉस्ट प्राइस क्या आया 40, सेलिंग प्राइस क्या है आया है 45। इसका मतलब देखिए क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। हम लोगों को निकलना क्या है, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट तो आ रहा है हम लोगों को, ऑप्शन से नहीं होगा, देखिए तीनों प्रॉफिट दिया है ऑप्शन में। फ्रॉम द सेल ऑफ इस आइटम, प्रॉफिट कितना का आ रहा है, 5 रुपीज का। देखिए कॉस्ट प्राइस 40 है, सेलिंग प्राइस 45 है, तो 45 माइनस 40 करोगे तो क्या आया, प्रॉफिट आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। किससे प्रॉफिट आया, कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस नीचे होगा इनटू 100। 4 से कटोगे 0, 2 से कटोगे 2, 5, 25 अपॉन 2, 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 12.5% प्रॉफिट। राइट आंसर क्या आया, तीसरा वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिमा इज 20 years old and her sister is 30 year old. हिमा का एज क्या है 20 ईयर, नेहा का एज क्या है 30 ईयर। हाउ मेनी ईयर्स अगो वेयर देयर एज इन द रेशियो 3:5। कितना साल पहले देखिए दोनों का एज का रेशियो क्या होगा,
3:5 होगा। अब रेशियो क्या है ना, रेशियो नेहा का प्रेजेंट रेशियो क्या होगा, देखिए 0 से 0 कटेगा तो क्या होगा 2:3। कितना साल पहले बोला गया कि दोनों का रेशियो क्या होगा 3:5 होगा। कितना साल पहले आप रेशियो क्या दिया है 2:3 दिया है। कितना साल पहले रेशियो 3:5 होगा, ये हम लोगों को देखना है। देखिए रेशियो क्या होगा, दोनों का जो एज का गैप होगा ये हमेशा क्या होगा इक्वल होगा। आप क्या है देखिए गैप का गैप 20 + 30 गैप क्या है 1 यूनिट। देखिए दोनों का अगर 5 साल बढ़ा देंगे ना 20 को 5 साल बाद क्या होगा 25। 5 साल बाद नेहा का एज क्या होगा 35। अब इसका गैप क्या आ रहा है 5 यूनिट। फिर से अगर देखिए 2 साल बढ़ा दोगे तो 2 साल बाद हिना का एज क्या होगा 27। 2 साल बाद नेहा का एज क्या होगा 37। देखिए अब भी इसका गैप क्या है 10 यूनिट। सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए इसमें 10 यूनिट गैप गैप आ रहा है। 35 से 25 को माइनस करेंगे तो गैप आएगा 10 यूनिट। तो हमेशा देखिए दोनों का एज का गैप सेम रहेगा। चाहे आप 10 साल पीछे जाइए 5 साल पीछे जाइए या आगे जाइए, इसका गैप क्या रहेगा हमेशा सेम रहेगा। लेकिन देखिए इसमें गैप सेम नहीं है। इसमें गैप क्या है 1 यूनिट, इसमें गैप क्या है देखिए 2 यूनिट। इसका मतलब क्या है 1 यूनिट का इक्वल टू क्या होगा 2 यूनिट। तो देखिए इसमें चलिए इसको थोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 2 नहीं है, ये होगा देखिए इसमें गैप क्या आ रहा है 1। इसको अगर सोल्यूशन करेंगे देखिए ये अगर हम लोग पहले मिनिमाइज कर लेंगे तो एक काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम लोग इसको मिनिमाइज नहीं करेंगे। मिनिमाइज नहीं करेंगे, नहीं करके सॉल्व करते हैं। हेमा का एज क्या है 20 ईयर, नेहा का एज क्या है 30 ईयर। देखिए इन लोगों को जो रेशियो दिया है, बोला गया कितना साल पहले इन लोगों को रेशियो 3:5 था। 3:5। अब देखिए इन दोनों में दोनों का एज का गैप क्या है 10 यूनिट। इनमें दोनों का एज का गैप क्या है 2 यूनिट। तो गैप इसका गैप देखिए, चाहे अगर 10 साल पहले बोलो चाहे 5 साल बाद में बोलो चाहे आगे बोलो पीछे बोलो, इसका गैप क्या होगा हमेशा इक्वल रहेगा। तो इक्वल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को गैप को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर गैप क्या है 2 यूनिट, यहाँ पर गैप क्या है 10 यूनिट। इसका मतलब क्या है 2 यूनिट का वैल्यू 10, 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 5। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5 होगा तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 15। 3 यूनिट का वैल्यू होगा 15। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 है तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 25। बोला कि कितना साल पहले इन दोनों का रेशियो 3:5 था। तो देखिए 20 ईयर, 20 से 15 को माइनस करोगे तो क्या होगा 5 ईयर। इसका मतलब 5 ईयर पहले इन दोनों का रेशियो क्या था 3:5 था। इसमें भी देखिए 30 से 25 को माइनस करोगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि आना ही था देखिए इसमें। क्योंकि चाहे कितना साल पीछे जाओ कितना साल आगे जाओ, इसका गैप हमेशा सेम रहते हैं। इसलिए दोनों का जो रेशियो गैप होगा ये हमेशा सेम रहना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। इसको अगर सॉल्व करके करेंगे तो ये थोड़ा सा सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले काटेंगे नहीं, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट दिया है ए मोटर बोट whose speed is 15 km/h in still water goes 50 km downstream and comes back in a total of 7 hours 30 minutes, the speed of the steam। तो देखिए डाउन स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्टीम। आप स्टीम स्पीड के तरफ क्या होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस
स्पीड ऑफ स्टीम। तो देखिए टाइम क्या है, टाइम दिया है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम एक बोट है जो कि पहले डाउन स्ट्रीम में जाता है फिर अप स्ट्रीम में आता है, कितना सेम डिस्टेंस कवर करते थे कि 50 किलोमीटर हमेशा। 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, डिस्टेंस 50 किलोमीटर, स्पीड क्या था 15 प्लस एक्स थे। अप स्ट्रीम में भी 50 किलोमीटर आ रहा है, इसमें स्पीड क्या है 15 माइनस एक्स। आने जाने में कितना टाइम लग रहा है 7 आवर 30 मिनट। इसका मतलब क्या है 7.5 मिनट, 7 प्लस हाफ। इसका मतलब क्या होगा 15/2। तो देखिए इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन बैठा के देखते हैं, 9 बैठा के देखेंगे। 15 + 9 क्या होगा 24। इसका मतलब 50/24 प्लस देखिए 50/15 से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 इक्वल टू क्या आना चाहिए 15/2। देखिए इसमें काटोगे 12, 2 से काटोगे 25, इसमें तो नहीं आने वाला है। 5 बैठा के देखते हैं, 5 50/20 प्लस 50/10 इसमें आ सकता है। देखिए 5/2 प्लस क्या है 5, 5 हाँ इसमें आएगा। देखिए 5 × 2 10 प्लस 5 50। तो राइट आंसर कौन सा होगा, दूसरा वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन टेस्ट नहीं करोगे तो ये बहुत लेंदी होगा प्रोसेस। देखिए राइट आंसर कौन सा आ रहा है 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम इज 15 मीटर, 9 मीटर एंड 5 मीटर रेस्पेक्टिवली। फ्रॉम द ईस्ट कैन ऑफ ए पेंट 40 square meter of area is painted. How many cans of paint will be needed to paint only the walls of the room? देखिए एक रूम है चारों तरफ, एक रूम का कितना वॉल होता है 4 वॉल होता है। वॉल को सिर्फ पेंट करेंगे एक कैन से। देखिए एक जो पेंट के कैन है इसमें देखिए उन्होंने 40 स्क्वायर मीटर पेंट कर सकते हैं। तो उसको टोटल कितना कैन चाहिए, तो कैन निकलने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले 4 वॉल का एरिया निकलना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल का एरिया क्या होगा, देखिए एरिया फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या दिया है, लेंथ 15 मीटर प्लस ब्रेथ क्या है 9, हाइट क्या है 5। तो 2 इंटू देखिए 15 + 9 23, 24 सॉरी इंटू 5। इतना क्या है स्क्वायर मीटर। लेकिन पर स्क्वायर एक कैन से उन्होंने कितना पेंट कर सकते हैं 40 स्क्वायर मीटर पेंट कर सकते हैं। तो उनको कितना चाहिए, देखिए कितना कैन 40 से इसको डिवाइड करिए, 2 से काटिए 20, 5 से काटो 4, 4 से काटो 6। तो कितना कैन चाहिए 6 कैन चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज क्या होगा। देखिए हिंदी में देखते हैं किसी वृत्त की सबसे लंबी जीवा और केंद्रों की बीच का दूरी। देखिए एक सर्कल का जब हम कॉर्ड ड्रॉ करेंगे ना, एक सेंटर होगा, इसको देखिए कट कर, इसको ए भी कॉर्ड होता है, ए भी कॉर्ड होता है, ए भी कॉर्ड होता है। जिस तरफ भी आप ड्रॉ करो हमेशा कॉर्ड होता है। लेकिन कौन सा कॉर्ड सबसे लॉन्गेस्ट होता है, देखिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वही कॉर्ड होता है जो सर्कल का सेंटर से जाता है। सर्कल का सेंटर से जो कॉर्ड जाता है वो हमेशा क्या होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड पर होता है। तो देखिए सर्कल का सेंटर से लॉन्गेस्ट कॉर्ड का दूरी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखिए ये तो कॉर्ड सर्कल का सेंटर से जा रहा है इसलिए तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, इसका डिस्टेंस क्या होगा 0 होगा क्योंकि उसी पॉइंट से जा रहा है। देखिए तो इसलिए क्या होगा एक आंसर इक्वल टू 0 होगा। देखिए 0 इकाई के बराबर होगा। इसलिए देखिए जो लॉन्गेस्ट कट होगा वो हमेशा सर्कल का सेंटर से जाएगा। तो सर्कल का सेंटर से उसका दूरी हमेशा 0 होगा क्योंकि उसी पॉइंट से जा रहा है। तो उसी पॉइंट से उनका डिस्टेंस क्या होगा, कोई भी निकल नहीं सकता इसलिए 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम इतना सो एज टू ऑब्टेन ए सम दैट इज डिविजिबल बाय 11। तो 11 से डिविजिबल
इसको करना है, इसलिए हम लोग को देखना है इससे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 11 से डिविजिबल होने का जो फॉर्मूला है, इससे क्या करना पड़ेगा, ऑड डिजिट से सम निकालना पड़ेगा, इससे इवन डिजिट को प्लेस का सम को माइनस करना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, ये दो पॉइंट को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये दो पॉइंट से हम लोगों को मिला लेंगे ये आ रहा है कि नहीं। तो 7 + 7 क्या आएगा, 14, 14 + 7 21, माइनस देखिए 2 + 8 क्या आ रहा है, 10, -10। तो ये दोनों से क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। ये इस नंबर से 11 आ रहा है, बच रहा है क्या, 45। 45 से क्या करेंगे ताकि हम लोगों को ये वाला नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। देखिए 45 को क्या है, इससे अगर इससे माइनस करना पड़ेगा, अब जाकर क्या होगा, 11 से क्या सम करोगे कि 11 से डिविजिबल है, एक पॉसिबल है, क्योंकि एक 11 अगर इससे ऐड कर दो और इसमें 0 ऐड कर दो। देखिए 11 ऐड करना पॉसिबल नहीं है, इसमें माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग को मिलेंगे। तो माइनस करेंगे तो ये वाला 5 + 4 सम करके तो 11 आएगा नहीं, आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसमें 0 लगाना पड़ेगा। 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5 को अगर कुछ भी ऐसा करे हम लोग, क्योंकि ये 4 हो जाए, 5 को क्या करेगी 4 हो जाए, 5 से अगर -1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 से अगर -1 करेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, 4। तो 4 से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो बोला कि सो एज टू ऑब्टेन द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कितना क्या सब्ट्रैक्ट करे कि ये 11 से डिविजिबल हो। नंबर तो सही दिया है, इसमें 1 माइनस करना पड़ेगा, 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो देखिए 1 को माइनस करना पड़ेगा, राइट आंसर क्या होगा, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या है, √3 - √2 अपॉन 2, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस। तो देखिए दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर कर दो, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। लेफ्ट साइड में भी ऐसा होगा, नीचे क्या होगा, 4, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 प्लस b का √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 क्या होगा, √6 होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये फॉर्मूला है, 2 साइन ए कॉस इक्वल टू देखिए क्या होगा, 3 + 2 5 माइनस 2 is 6 अपन 4। तो 2 साइन ए कॉस ए को एक साइड रख देते हैं, ये अगर राइट साइड में ले जाएंगे, इसको अगर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या आएगा, 1 - 5 - 2 √6 अपन 4। तो 2 साइन ए कॉस ए रहने दीजिए, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 4, 4 - 5 प्लस 2 √6, इसका मतलब क्या आ रहा है, -1 प्लस 2 √6 अपन 4। तो इसको सही तरीके से लिखोगे तो क्या आएगा, 2 √6 -1, देखिए ए 2 से नीचे 4, तो साइन ए इंटू कॉस ए, लेफ्ट साइड में 2 मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, 4 इंटू 2 क्या होगा, 8 होगा। आंसर क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए का 2 √6 -1 अपॉन 8, राइट आंसर दूसरा वाला ऑप्शन। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसी तरह का प्रीवियस ईयर का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, चाहे सीजीएल हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी का हो। तो इसी तरह वीडियो को पाने के लिए आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके।